हरिओम। चलिए, राम राम सभी को। गुड इवनिंग सभी को। और हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे ये है क्वेश्चंस। इसके क्या नाम आपका, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। तो एक क्लोज टेस्ट एक दो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। सेंटेंस अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। सभी को राम राम। और एक बच्चा है हंसराज। ठीक है। शैडो एंड शेड का डिफरेंस से पूछ रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है। और आज वास्तव में बता के ही चलेंगे हंसराज। ठीक है, बिना बताए आज जाएंगे नहीं। लेक्चर नंबर 8। खैर चलो, ये एक तुम लोगों के सामने स्क्रीन पर एक पैसेज है। ठीक है। पैसेज क्या है? ये सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को हमें रीअरेंज करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें आंसर्स बताने हैं। तो जैसा कि पता तो है ही इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है। ये हमने आज जो सेंटेंस अरेंजमेंट डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस चूज किए ना, ये क्वेश्चंस हैं उस तरीके के जैसे बैंक के पेपर में आते हैं। ठीक है। टी शर्ट बहुत अच्छी है, थैंक्स भाई। बहुत अच्छी बात है। और देखो, एक दो बच्चे अभी भी हैं जो ये पूछते हैं कि इनकी पीडीएफ कहाँ है। मैं आपको बता दूं, तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो। एप्लीकेशन पर इनकी पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, उसमें आप देखोगे ना, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो ढूंढ लोगे। सारी पीडीएफ उस पर क्लास शुरू होने से पहले अपलोड हो जाती हैं। ठीक है। तो उस पर ध्यान से ढूंढोगे तो बच्चे मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ उसी पर है। हाँ, सभी को राम राम। एक बच्चा कह रहा व्यू बढ़ा दो। चलो देखो, सोचेंगे। मैं मना तो नहीं कर रहा, हाँ भी नहीं कर रहा, मना भी नहीं कर रहा। ठीक है, सोचेंगे बच्चे। वी हैव फाउंड अ फ्यू मिस्टेक्स इन दिस पैसेज। सर, आपने इसमें अ फ्यू के प्लेस पर फ्यू लिखवाया। बच्चे, अगर केवल सेंटेंस इतना ही है ना, वी हैव फाउंड अ फ्यू मिस्टेक्स इन दिस पैसेज, ठीक है, तब तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये सही है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और रहा होगा जरूर। ठीक है। अब एक एक दो बच्चे कह रहे हैं ऐप में असाइनमेंट नहीं है। ऐसा होता नहीं है। देखो, असाइनमेंट होगा जरूर। मैं तुम्हारे सामने ढूंढने की कोशिश करता हूँ ऐप में, देखता हूँ कि नहीं मिलता। देखो, यहाँ पर आए हम। कहाँ पे होता है मुझे खुद ही नहीं पता। चलो, असेक सेलेक्ट हमारा बैच है, इसी को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लाइव क्लास का ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पे ऊपर स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो हम पे यहाँ पे आ गया क्लास 3 पेपर डिस्कशन। पता नहीं ऑल है, क्या है ये? प्रिपेयर्ड, कॉन्फिडेंट, ये क्या है? पता नहीं, यहाँ पे मिल तो जाता है, मुझे नहीं मिल रहा। कागजी चर्चा, पेपर चर्चा, क्या है ये? चलो, कुछ डाउनलोड हो गया तब तक। इसमें मतलब है, कहीं पे कुछ बच्चे ढूंढ लेते हैं, कुछ नहीं ढूंढ पाते। ठीक है। मेरे जैसा नौसिखिया है वो नहीं ढूंढ पाएगा। तो इस पे है बच्चे, पर्चा इस पे ढूंढेंगे ना, मिल जाएगा। हाँ है, देखो एक दो बच्चे कह रहे हैं कि उसी पे है अवेलेबल। ठीक है। लेफ्ट पे क्लिक करो। लेफ्ट पे क्लिक करें मतलब, देखता हूँ लेफ्ट पे कहाँ पे क्लिक करना है। बुक मार्क्स, डैशबोर्ड, माई डैशबोर्ड, असेक सेलेक्ट। हाँ, ये है। अच्छा, बैच सेलेक्ट करना है। हाँ ठीक है, बैच सेलेक्ट किया, असेक सेलेक्ट किया। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पे कोर्स इन्फो है, पास्ट स्टडी मटेरियल आ जाएगा क्या? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग ढूंढ लो, इसमें मिल जाएगा। ठीक है। ACC स्टडी, हेलो, पता नहीं क्या बजने लग गया। चलो खैर, वो ढूंढ लेना, इस पे है। नहीं है तो फिर दुरानी सर को मैसेज करना, दिलवा देंगे। ठीक है। एनकॉम ए पर जाकर मिल रही। हाँ, एनकॉम ए पे जाके देख लो, वहां पे मिल जाएंगी। बच्चे बता रहे हैं ब्राउजर पे हैं। स्टडी मटेरियल असेक क्लास 8 फॉलो दिस वे। स्टडी मटेरियल में जाओ, उसमें असेक सेलेक्ट करो, उसमें क्लास 8 सेलेक्ट करो, मिल जाएगा। ग्रीन एरो पर क्लिक करो। एक मिनट में इन लोगों को ना जो ढूंढ के दिखा देता हूँ। बहुत सा बच्चा है ना परेशान है और इसको ढूंढ नहीं पा रहा है। ये आगे स्टडी मटेरियल। ठीक है, इसमें आगे। इसमें अब क्या करना है हमें, पता नहीं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा मेरे। इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। एसेक सेलेक्ट पे गए, एसेक सेलेक्ट पे आ गए। ए भाई, ढूंढ लो, मेरा टाइम खराब हो जाएगा। मतलब रात का टाइम है, अब ढूंढ लो, उस पे है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। ठीक है।
चलो अब हम लोग क्लास डिस्कस करते हैं। चलो छोड़ो, वो पीडीएफ ढूंढ लेना, नहीं जब तक पीडीएफ मिल रही तब तक सामने क्वेश्चन तो है, यहीं से देख लो बच्चे। हाँ, स्टडी मटेरियल में है, बहुत सा बच्चा देखो लिख रहा है कमेंट में कि है, उनको मिल जा रहा है, ठीक है। चलो, एरो है उस पे, कोई एरो है वहां पे बता रहे हैं, ग्रीन कलर का एरो है, उस पे देख लो यार, ठीक है। ये सब झंझट हम लोग एक हफ्ते में खत्म करने वाले हैं। मस्त ऐप तुम लोगों को मैं दिलवाऊंगा ऐसा गजब, ठीक है। उसमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ऐप अपने आप तुम्हें दे देगा, ये रही पीडीएफ आज की लो, ठीक है। आ जाओ, ये देखो मैं एक बार समझा देता हूँ। ये सामने हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, ये सेंटेंस हैं ए बी सी डी ई एफ। इन सेंटेंसेस के हमें अरेंजमेंट बताने हैं कि अगर ये सारे सेंटेंसेस मिलाकर हम एक पैसेज बनाएं तो उस पैसेज में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, मतलब हमें ये करना है, ठीक है। आपने जितना फ्रेजल वर्ब एनकॉम ए में करवाए हैं वो सफिशिएंट है, बिल्कुल बच्चे, वो सारे फ्रेजल वर्ब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और सारे, उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है, ठीक है। मतलब टाइम नहीं खराब करना, केवल उतने को ही तैयार करो अच्छे से। और अभी हम फ्रेजल वर्ब के भी आपको असाइनमेंट देंगे इसी पे, ठीक है। हाँ, यहीं पे फ्रेजल वर्ब के भी असाइनमेंट देंगे, और एक पूरी क्लास रखेंगे 2-2.5 घंटे की, उसमें केवल फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक उन्हें रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, तो अब पता क्या है, जैसे हमें क्वेश्चंस दिए, हमें दिया क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ ऐसे दे दिया, ठीक है। हमें इतना अरेंजमेंट बताना है कि अगर हम इनको लेकर एक पैसेज बनाए तो उस पैसेज में सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें डिटर्मिनर्स हैं, प्रोनाउंस हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, एडवर्ब्स हैं, ये हमारी मदद करते हैं। तो इनकी मदद से हम सीक्वेंस डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस एग्जांपल से तुम्हें समझाऊं, यहां पे समझना। इट इज अ जनरल टर्म, जैसे हमने लिखा, तो ये शुरू में नहीं आ सकता। ये शुरू में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इट पर्सनल प्रोनाउन है, किसके लिए जो रहा है हमें पता नहीं, ठीक है। तो ये शुरू में आएगा नहीं, छोड़ दो। The abnormal cells grow without any control, invade through normal tissues, barriers and reproduce indefinitely. अब कौन से abnormal cells हैं, कौन से cells की बात हो रही है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। द आर्टिकल लिख रखा है ना, तो इसका मतलब पहले से cells को कहीं पर रेफर किया होगा, तब ये बाद में आएगा, तो ये भी शुरू में नहीं आएगा। द वर्ड कैंसर कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग अ क्रैप, ठीक है। ये हालांकि शुरू में आ सकता है, और भी पढ़ लेते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हमने दीज डिटर्मिनर यूज किया, तो इसका मतलब ये भी शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले कहीं पे रेफर किया गया होगा, तभी हमने बाद में डिटर्मिनर दीज यूज किया, ठीक है। सर क्लास सीजीएल मेन लेवल की लगाओ, हम एनकॉम भी पढ़ चुके हैं। देखो बच्चे, ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना, इनमें तुम कॉन्सेप्ट्स अपने सीखा करो, ठीक है। और इस झंझट में मत पढ़ा करो, ये बैंक के एग्जाम से पेपर हैं, कैसे भी हैं। इंग्लिश इंग्लिश होती है, अगली बार हम पीक्यूआर डिस्कस कर लेंगे, इस बार ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा चूजी मत बना करो, ठीक है। चूजी होके तैयारी नहीं करा करो, ये तो इंग्लिश ही है ना, जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करके सीखेंगे वही हमें वहां पर भी मदद करेंगे, जो वहां पे सीखेंगे वो यहाँ पे मदद करेंगे, तो ठीक है। तो ये बातें मत क्या करो कि सीजीएल के हिसाब से डिस्कस करो, उसके हिसाब से डिस्कस करो। इंग्लिश सीखो, यही सब चीजें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में यही मदद करती है, ठीक है। A tumor was called cancer because of swollen veins around the area resembling a crab's limbs, ठीक है। हालांकि ये भी आ सकता है शुरू में, फिर भी देखते हैं। दिस डिजीज, ये शुरू में नहीं आएगा, कौन सी डिजीज हमें पता नहीं। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सी जिससे शुरुआत कर सकते हैं, एक ऑप्शन है ई जिससे शुरुआत कर सकते हैं। सी में लिखा हुआ द वर्ड कैंसर कम्स फ्रॉम लैटिन। अब सबसे पहले इस वर्ड की जो शुरुआत है ना, वो यहां से दी गई कि कैंसर वर्ड जो है वो कहां से आया, लैटिन वर्ड से आया, और उसका मतलब क्या, क्रैब है। अब फिर ये कैंसर वर्ड किसके लिए यूज होता है वो हमने बाद में बताया कि ट्यूमर को कैंसर कहा गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब एक चीज समझना, सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ गया सी। हालांकि ये तो मेरी स्लाइड चेंज हो जाएगी, तुम लोग कहीं पे लिख लेना, जैसे मैं एक पेज पे लिख के रख लेता हूँ ये ऑप्शन, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ। जैसे हमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन बताना है ना, तो ए बी सी डी ई एफ। अब हमने एक लिस्ट बना ली, उस पर लिख दिया इन्हें ए बी सी डी एफ, ठीक है। तो मान लो हमारा पहला ऑप्शन है, हमारे हिसाब से द वर्ड कैंसर कम्स फ्रॉम लैटिन, तो हमने सी के सामने लिख दिया वन, ठीक है। सी के सामने हमने लिख दिया वन, ऐसे लिख दिया कि सी जो है हमारा फर्स्ट है। अच्छा, उसके बाद में द वर्ड कैंसर कम्स फ्रॉम लैटिन, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है कैंसर, और जिसका मीनिंग होता है क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों इसको ऐसा कहते हैं, क्रैब मतलब कैंसर जो वर्ड है वो बीमारी के लिए जो हम यूज करते हैं, तो क्रैब का मीनिंग उसमें कैसे सूट करता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ ट्यूमर वाज कॉल्ड कैंसर, ट्यूमर जो था उसको कैंसर कहा गया, क्यों कहा गया, बिकॉज ऑफ सोलन वेन्स, कि जिसको कैंसर होता है ना उसकी वेन्स जो होती है ना, नसें, वो फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, अराउंड द एरिया जहां पे ट्यूमर वो होता है उसके आसपास की नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं,
द एरिया रिजेंबलिंग क्रैब्स लिम्स, और वो जो एरिया होता है बॉडी का, ठीक है, वो इस तरीके से लगता है जैसे कोई क्रेब है, उसके लिम्स हैं, लिम्स का मतलब हाथ पैर, ठीक। तो इसका मतलब जो सी है उसके बाद में हमारा ई आ जाएगा, तो हमने ई के सामने लिख दिया टू। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। सी के सामने वन लिख दिया, ई के सामने टू लिख दिया कि सी हमारा फर्स्ट हो गया, ई सेकंड हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखो क्या आना चाहिए, अ ट्यूमर वाज कॉल्ड कैंसर बिकॉज ऑफ swollen veins अराउंड द एरिया रिजेंबलिंग अ क्रैब्स लिम्स, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर है ना जिसको हम कैंसर कह रहे हैं, इट इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब ओवर 200 इंडिविजुअल डिजीज, ठीक है। और लगभग 200 बीमारियां हैं जिनको सबको कैंसर टर्म के थ्रू ही रेफर किया जाता है, जिनके लिए कैंसर वर्ड का यूज किया जाता है। तो फिर आ गया ए, ठीक है। तो पहले हमने बताया कि कैंसर वर्ड का ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन है लैटिन लैंग्वेज, उसका मीनिंग होता है क्रैब। क्रैब क्यों कहा गया कैंसर को, ट्यूमर जो होता है बीमारी होती है उसको कैंसर क्यों कहा गया, उसको इसलिए कहा गया क्योंकि जिसको ट्यूमर होता है उसके उस बॉडी पार्ट में जहां पे ट्यूमर होता है उसके आसपास की वेंस जो होती हैं वो फूल जाती हैं, ठीक है, और वो कैंसर के जैसे दिखते हैं, इसलिए कहा गया। अब होता क्या है, जो कैंसर टर्म होता है ना, इट इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब ओवर 200 इंडिविजुअल डिजीजेस, 200 के आसपास डिजीज होती हैं, उनको इसी टर्म के थ्रू रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ए हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, ये लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या आएगा, दीज डिजीजेस प्रोग्रेस, जैसे हमने लिखा ना ओवर 200 इंडिविजुअल डिजीजेस, तो उन्हीं डिजीजेस को रेफर करने के लिए हमने लिखा दीज डिजीजेस, तो डिजीजेस नाउन हो गया, उसके साथ दीज डिटर्मिनर लिखा, तो इससे पता चल गया कि वही डिजीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो एफ हमारा हो गया फोर्थ ऑप्शन। दीज डिजीजेस प्रोग्रेस डिफरेंटली, और ये जो डिजीज होती है ना ये अलग अलग तरीके से बढ़ती हैं, मतलब इनकी प्रोग्रेस डिफरेंट वेज में होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ। एंड शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इन बीमारियों के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, वो समान होते हैं, एक से होते हैं, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड डेवलपमेंट विद इन एनी टिश्यू ऑफ मलाइनेंट ग्रोथ। तो दिस जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने रेफर किया ना, इसके बाद में इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो डी हो गया हमारा 1 2 3, F4 हुआ था। हम्म तो उसके बाद में आ जाएगा कौन सा है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, डी। डी हो गया हमारा फिफ्थ। अब जब डी फिफ्थ हो गया तो बी एक बचा, वो तो सिक्स हो ही जाना है, ठीक है। तो अब देखो हमने इस तरीके से कर लिया काम, ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे, तो सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मिनट, ये जो बैंक के पेपर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या काम किया, एक मिनट कहाँ पे लगाऊं इसको, यहाँ लगा देता हूँ। हमने क्या किया, एबीसीडी लिखे एक साइड में, ठीक है, जो भी उसमें डिटर्मिनर्स यूज हो रहे हैं, जो भी प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, जो भी एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं, उनकी मदद से हमने एक सीक्वेंस बनाया, ठीक है। पता कर लिया कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, सामने लिख लिया। जैसे हमने लिख दिया कि ए थर्ड है, बी सिक्स्थ है, सी फर्स्ट है, डी फिफ्थ है, ई सेकंड है और एफ फोर्थ है, ठीक है। कंफर्म होना चाहते हो तो इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कंफर्म होना चाहते हो ना, तो इसको सीक्वेंस में अगर लिखोगे 1 2 3 के, तो सबसे पहले आएगा सी क्योंकि वो फर्स्ट है, फिर उसके बाद में आएगा सेकंड ई क्योंकि वो सेकंड है, तो अपने चाहे ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद में आएगा थर्ड, थर्ड जो है वो ए है, फिर उसके बाद आएगा फोर्थ, फोर्थ जो है वो एफ है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा फिफ्थ, फिफ्थ जो है वो हमारा डी है, ठीक है। अब फिर बच गया सिक्स जो कि बी है। अब हमने ऐसे लिख दिया कि सी ई ए एफ डी बी, ये हमारा सीक्वेंस बना 1 to 6 का। अब इसी को एक बार पढ़ लो, ठीक है, इसी को एक बार पढ़ लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे, फिर ऑप्शन टिक मारेंगे, क्योंकि बहुत टाइम होता है बैंक के एग्जाम्स में, तो बहुत टाइम होता है थोड़ा सा। अगर हमारा पेपर जल्दी हो जाए ना तो हम बड़े आराम से उसको पढ़ के कर सकते हैं। अब देखो हमारे हिसाब से सी पहले आना चाहिए, द वर्ड कैंसर कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग अ क्रैब, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम कह पाए ये पहले नहीं आएगा, आगे चलो। उसके बाद मैंने ई, ट्यूमर वॉज कॉल्ड कैंसर, और जो ट्यूमर था उसको भी कैंसर कहा गया, इसी वजह से कहा गया क्योंकि वो कैंसर के जैसा दिखता था, वेंस फूल जाती थी तो वो दिखती थी, ठीक है, ए भी ई सही हो गया। फिर उसका देंगे ए, इट इज अ जनरल टर्म, इट का मतलब कैंसर, ठीक है, इट इज अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब ओवर 200 इंडिविजुअल डिजीज। अब 200 के आसपास डिजीज होते हैं उनको कैंसर के थ्रू ही रेफर किया जाता है, मतलब उनको कैंसर ही कहा जाता है, ठीक। तो चलो ए आ गया, बढ़िया है। फिर आना इसके हमारे हिसाब से आना चाहिए इसमें एफ, एफ का मतलब दिस डिजीज, और ये जो बीमारियां होती हैं 200 समथिंग, ये अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस करती हैं, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। कैसे, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड डेवलपमेंट विद इन एनी टिश्यू ऑफ मलाइनेंट ग्रोथ, ठीक है। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कि इसमें टिश्यू जो होते हैं ना वो एक खराब तरीके से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या है, एक बार और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बता दीजिए, बता देंगे बच्चे, किसी न किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद में एफ आ गया, उसके बाद में हमारा डी आ गया, उसके बाद में आना चाहिए बी। बी का मतलब दिस अब नॉर्मल सेल ग्रोथ। और ये जो अब नॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं ना सेल्स, टिश्यूज जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, तो ग्रो करने लग जाते हैं विदाउट एनी कंट्रोल, और उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इससे क्या होता है, इन्वेट थ्रू नॉर्मल टिश्यूज, और जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं जो बीमार नहीं होते हैं, वो उनमें भी बीमारी फैला देते हैं। ठीक है, उन बैरियर्स को तोड़ देते हैं और वो लगातार इंडेफिनेटली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और वो बीमारी बढ़ती रहती है। तो इस हिसाब से हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही बन गया। अब वो कुछ नहीं करना है, बस इतनी मेहनत करनी होती है एक बार। अब हमें बस आंसर बताने हैं। क्वेश्चन में पूछा विच शुड बी द सेकंड, तो हमने देखा कि सेकंड हमारा है ई, तो ई टिक मार दिया। किसमें ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में पूछा विच शुड बी द सेकंड। ठीक है, तो सेकंड तो ये था ही। अच्छा, चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये लो, स्क्रीन लॉक हो गई, पता नहीं क्या हुआ। इसकी वजह से तो नहीं हो रहा कहीं, हाँ इसी की वजह से हो रहा था। तो सेकंड बता दिया। अब पूछा विच इज द थर्ड, तो हम देख रहे हैं कि थर्ड हमारे हिसाब से बना था ए, तो जहां पे ए ऑप्शन दे रखा है उसको टिक मार दिया, ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछा विच शुड बी द फिफ्थ, तो फिफ्थ कौन सा इसमें हमारे हिसाब से था, हमारे हिसाब से फिफ्थ था डी, तो डी ऑप्शन हमने टिक मार दिया। जिसमें टी दे रखा, डी दे रखा, उसी ऑप्शन में टिक मार दिया। फिर पूछा विच इज द लास्ट, सिक्स कौन सा था, सिक्स हमारे हिसाब से बी था, तो बी ऑप्शन दे रखा है, टिक मार दिया। ठीक है, तो एक बार में हमने शायद पेपर पेस्ट करने से हुए, हाँ ऐसा ही हो गया। तो अब एक बार हमने मेहनत कर ली, तो वो चार पांच क्वेश्चंस होते हैं वो सटासट बस टिक मारने पड़ते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मिलके, अब एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ये आ, यहां से नहीं, यहां से rearrange the following six sentences A B C D E and F in the proper sequence to form a meaningful paragraph। अब मैं तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, आ, एक क्लास सीजीएल मेन लेवल या असेक एलीट को ऑनलाइन लॉन्च करिएगा प्लीज, फीस कितनी भी ले लीजिएगा। ऐसा नहीं, कितनी भी क्यों ले लेंगे, जो भी रखेंगे सही रखेंगे। सीजीएल मेन के लेवल के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ एक प्रैक्टिस बैच होता है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, अभी केवल दिमाग में प्लान है, नहीं तो ये अपना जो हमारा चल रहा है ना प्रैक्टिस बैच, इसी को मेंस लेवल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम्म, चलो, तो मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, घड़ी देख के, और इन 5 मिनट में तुम्हें ये जो सामने सेंटेंस दिख रहे हैं इनके सीक्वेंस बनाओ और आंसर्स कमेंट करो। ठीक है, सबको करना है, सबको, विद्या माता की कसम नहीं तो खिला दूंगा अगर किसी ने हरामखोरी दी और नहीं किया सॉल्व। ये सामने क्वेश्चन लिखे ए बी सी डी ई एफ, इन क्वेश्चंस को पढ़ो और 1 to 6 का अपना सीक्वेंस तैयार करो। 1 to 1 2 3 4 5 6, और अपना सीक्वेंस लिखो। वन कौन सा होगा उसके नीचे लिखो, सेकंड कौन सा होगा उसके नीचे लिखो, ऐसे लिखो कि अगर हम एबीसीडी को सीक्वेंस में लिखें तो मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए हमें इन्हें किस सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, सबसे पहला कौन सा लिखें, बाद में कौन सा लिखें, बाद में कौन सा लिखें। ठीक है, 3 गलत हो गया, कोई नहीं बच्चे, फिर एक बार कर लो। ठीक है, तो एक बार अपने आप अटेम्प्ट करो। 5 मिनट अब तुम्हारे शुरू हो जाते हैं, 9:36 हुआ है ना, तो 5 मिनट्स हैं तुम्हारे पास, करो एक बार। ठीक है, सारे कमेंट एक बार में लिखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और एक बार में बताना है कौन सा क्या है। ठीक है, कोई नहीं बच्चे, गलत हो जाने दो, रमन प्रताप गलत हो जाने दो, धीरे धीरे सही होंगे। हम बार बार सीखेंगे, बार बार डिस्कशन करेंगे, तो नई नई चीजें समझ में आएंगी, तो इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। पीडीएफ अरुण कुशवाहा पता है बेटा क्या है, पीडीएफ तो ऐप पे मिल रही है, लेकिन ऐप थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्रिकी हो रहा है तुम लोगों के लिए, तुम उस पर ढूंढ नहीं पाते हो। ठीक है, चलो मैं एक हफ्ते में करवा दूंगा, कुछ ऐसा आसान तरीका निकालेंगे जिससे तुम्हें पीडीएफ ढूंढनी ना पड़े, मिल जाए। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो एक दो कमेंट आने भी शुरू हो गए, आंसर आने भी शुरू हो गए, धीरे धीरे करो सब अपने आप। इससे पहले वाला क्वेश्चन 3 गलत है। कौन सा क्वेश्चन 3 बच्चे, वो चलो बाद में देख लेंगे, इससे पहले वाला हमारा सीक्वेंस तो सही बन गया था शुरू में, फिर उसके हिसाब से अपने आंसर कर लेना। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ रीअरेंज करो।
बढ़िया, बहुत अच्छा। सही है। ज्यादातर बच्चे जो आंसर कमेंट कर रहे हैं, DCEAFB, DCEAFB, ज्यादातर बच्चे ये आंसर कर रहे हैं। कुछ BAF भी लिख रहे हैं, ठीक है। DAFECB, बहुत अच्छा है। अच्छी बात पता है क्या, तुम लोग कोशिश कर रहे हो। सही होंगे गलत होंगे वो बात की बात है, वो बाद में देख लेंगे। कोशिश करनी बड़ी जरूरी चीज है। एक्चुअल में हमें पता भी तो चलना चाहिए हम चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, तभी तो हम अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। DFCEBA, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्डेड वीडियो पूरा नहीं चलता, सही हो जाएगा बच्चे, सही करवा देंगे इसे। ई सेकंड, बढ़िया। DEBAFC, बढ़िया। हम्म। लास्ट पैराग्राफ का सीक्वेंस गलत है क्या? चलो उसे भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसे डिस्कस करो, फिर उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से कर लेंगे, वो हो सकता है, मुझे लगता है कुछ स्लाइड ज्यादा खिसक गई थी, मैंने एक दो बार टच किया ना तो वो स्लाइड ज्यादा खिसक गई, ठीक है। फिर से उसे डिस्कस करेंगे, पहले वाले पैराग्राफ को, पहले इसे करते हैं एक बार। अब कह रहा है वो मेरा टर्न ठीक है बढ़िया। मैं भी देखता हूँ उसको अभी। चलो बढ़िया। मुझे लगता है 5 मिनट हो गए, नहीं अभी 2 मिनट बचे हैं, कर लो ट्राई। 2 मिनट का 1 मिनट ही बचा है। बिल्कुल बच्चे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे तो कमियां दूर होंगी, तो नंबर बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। राम राम भाई, सबको राम राम। हाँ यही है, स्लाइड चेंज हो जाती है। चलो, अब खैर 5 मिनट की तुम लोगों की टाइम लिमिट भी हो गई। हालांकि मुझे लगता है 20-30 सेकंड बचे हुए हैं। 20 सेकंड बचे हैं, चलो हो जाने दो। देखो, अब करते हैं शुरू कहानी। ये सारे सेंटेंस पढ़े। अब इसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनर्स डिकोड करने हैं, मतलब हमें लिंक्स डिकोड करने हैं। दिस जस्टिफिकेशन, तो ये दिस जस्टिफिकेशन किसे रेफर कर रहा होगा हमें पता लगाना है। तो ध्यान से देखें तो दिस जस्टिफिकेशन जो है ना, ये रेफर कर रहा है इसको, देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन फॉर द फिनोमिनन ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये इसके साथ आएगा। मतलब जो देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन फॉर द फिनोमिनन लिखा है ना, उसके बाद ये आएगा, दिस जस्टिफिकेशन इज फाउंड इन सेवरल डिस्कोर्सेज। अच्छा, उसमें हमने लिखा द डिस्क्रिप्शन। तो ये जो द डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है ना, ये द आर्टिकल अगर हमने डिस्क्रिप्शन के साथ लिख रखा है तो इसका मतलब इस डिस्क्रिप्शन को कहीं ना कहीं पे पहले रेफर किया होगा। ध्यान से देखें तो कहां दिया गया डिस्क्रिप्शन का रेफरेंस। तो ध्यान से देखें, ये लिखा, द इंडियन ट्रेडिशन डिस्क्राइब्स बुद्धा। डिस्क्राइब वर्ब है ना, इसी को नाउन फॉर्म में वहां पे डिस्क्रिप्शन बना के लिख दिया, ठीक है। हुज बैक हैंड स्मैश इज बेटर बिटवीन नडाल एंड AB 17। अबे क्या कर रहा है पगले? ये देखो भाई, सुधरोगे नहीं तुम लोग, मैं सीरियस मामले को तुम मेरे मतलब मौज में ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पता है क्या, द इंडियन ट्रेडिशन डिस्क्राइब्स बुद्धा एज एन एडवोकेट ऑफ एनालिटिकल मेथड। तो ये जो डिस्क्राइब्स वर्ब है ना, इसी को हमने नाउन में वहां पे डिस्क्रिप्शन बना के यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो इसे रेफर कर रहा है, ठीक है। द इंडियन ट्रेडिशन डिस्क्राइब्स बुद्धा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में और एक सिचुएशन से देखोगे, इन द प्रेजेंट एरा ऑल्सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रेजुविनेट। अगर हम लिख रहे हैं इन द प्रेजेंट एरा,
तो इसका मतलब ऑल्सो लिखा है साथ साथ में, एडिशनल। ऑल्सो का मतलब जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इंफॉर्मेशन में ऐड की जा रही है। तो अगर हम ये प्रेजेंट एरा लिख रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन किस इंफॉर्मेशन में ऐड की जा रही होगी, तो ध्यान से देखें, ये इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही होगी इसमें। पाली वॉज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज इन दोज डेज। उन दिनों में पाली जो थी, उन दिनों का मतलब हिस्ट्री के टाइम, पास्ट में, पाली जो थी वो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज थी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब क्या है, उस समय तो थी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली। इन द प्रेजेंट एरा ऑल्सो, प्रेजेंट समय में भी एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिजुवनेट पाली, पाली को फिर से जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में बाकियों के तो हमने लिंक डिकोड कर लिए, एक ऑप्शन बच रहा, अ क्यूरियस रिसर्चर्स कैन स्टडी देम। अब अगर हम ये देम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं कि कोई भी जो क्यूरियस रिसर्चर है ना, जिज्ञासु, जो खोज करने वाला है, खोज करता है, कैन स्टडी देम, वो उन्हें स्टडी कर सकता है, उनका अध्ययन कर सकता है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, प्रोवाइडेड ही हैज मास्टरी ओवर पाली लैंग्वेज, शर्त यह कि उसको पाली लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है ये देम किसे रेफर कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देम रेफर कर रहा होगा सेवरल डिस्कोर्सेस को। डिस्कोर्सेस का मतलब प्रवचन, भगवान बुद्ध के जो प्रवचन थे उन्हें। तो इसका मतलब भी जो सी ऑप्शन है ना, वो आएगा एफ के बाद। ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, अब तो कोई बचा नहीं जो इधर उधर रह गया हो। अब देखो, ये जितना हमने समझा है, इसके हिसाब से हमें क्या समझ में आया कि जो सी ऑप्शन है वो आएगा एफ के बाद। मान लो हमने कहीं पे एफ लिख दिया, ठीक है, तो इसके बाद में सी ऑप्शन आएगा। दिस जस्टिफिकेशन इज फाउंड इन सेवरल डिस्कोर्सेस। ठीक है, अच्छा, ये जो एफ है ये खुद आ रहा है ए के बाद, तो इसका मतलब एफ से पहले ए आएगा, ये मतलब हुआ ना। देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन, दिस जस्टिफिकेशन इज फाउंड इन सेवरल डिस्कोर्सेस, अ क्यूरियस रिसर्चर कैन स्टडी देम। देम का मतलब डिस्कोर्सेस, जो भगवान बुद्ध के प्रवचन है। ठीक है, अच्छा, ये जो ए है ये किसको फॉलो कर रहा है, देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन फॉर दिस फिनोमिनन ऑफ द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये हमने देखा था, ये आ रहा है इसके बाद में, द इंडियन ट्रेडिशन डिस्क्राइब्स, तो ए से पहले डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डी ए एफ सी हो गए, अब बच गया बी और ई। तो हम ई देख रहे हैं ना, ई से पहले, ई के बाद में ए आ रहा है। ठीक है, पाली वॉज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन दोज डेज। और कौन सा बच गया, डी ए एफ सी, ई और बी बच गया। इन द प्रेजेंट ऑरा ऑल्सो, इन द प्रेजेंट ऑरा ऑल्सो का मतलब जो बी है वो आएगा ई के बाद, बी ई के बाद आएगा। ठीक है, बीच में ये कहीं पे एडजस्ट हो नहीं सकते। अच्छा, शुरू में बी आएगा नहीं, क्योंकि शुरू होगी यहां से, शुरुआत होगी डी से, इंडियन ट्रेडिशन डिस्क्राइब्स बुद्धा। ठीक है, तो इसका मतलब बी और ई ये उसके बाद आएंगे। ठीक है, ई आएगा पहले और फिर आ जाएगा बी। डी ए एफ सी ई बी, ये सीक्वेंस हमारा तैयार हुआ। ज्यादातर बच्चों ने यही कमेंट किया था, नहीं, एक दो ने गलत किया। सीपीओ का पेपर जो टीसीएस ने लिया है, ठीक है, डिस्कशन कर लेंगे बच्चे। ठीक है, हम्म, तो फिर से देखो, एक बार समझ लो, ये जो हमारा सीक्वेंस बना है ना, वो है डी ए एफ सी ई बी। इसके हिसाब से सबसे पहले आएगा द इंडियन ट्रेडिशन डिस्क्राइब्स बुद्धा एज एन एडवोकेट ऑफ एनालिटिकल मेथड, कि जो भारतीय परंपरा है उसमें बुद्धा को एनालिटिकल मेथड का एडवोकेट मतलब वर्णन किया जाता है, उनको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि वो एनालिटिकल मेथड के एडवोकेट थे। एडवोकेट का मतलब अ, साथी, मतलब एडवोकेट का मतलब उसके प्रवक्ता या उसको फेवर करने वाले। फिर उसके बाद आएगा ए, देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन फॉर द फिनोमिनन ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, और ये जो डिस्क्रिप्शन है जिस तरीके से उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है इसका बहुत सा जस्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, ए आ गया, चलो ये भी बढ़िया। फिर आने एफ, दिस जस्टिफिकेशन, और ये जो जस्टिफिकेशन है ये उनके दुनिया भर के प्रवचन जो उनके हैं, सेवरल डिस्कोर्सेज प्रवचन है, उनमें ये मिल जाता है। ठीक है, ये भी सही है, एफ बी इसके बाद सही है। फिर आने सी, अ क्यूरियस रिसर्चर कैन स्टडी देम, जिज्ञासु खोज करता है वो उनकी स्टडी कर सकता है, उनकी मतलब डिस्कोर्सेस की। तो चलो ये भी इसके बाद में सही हो गया, सी आ गया। उसके बाद आएंगे ई, पाली वॉज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज, क्योंकि हमने कहा कि उन्हें स्टडी तो कर सकता है लेकिन उसको पाली लैंग्वेज आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए पाली, बिकॉज पाली वॉज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में जब उन्होंने वो प्रवचन दिए उस समय उन्होंने प्रवचन पाली लैंग्वेज में दिए, क्योंकि पाली लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती थी। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाएगा बी, इन द प्रेजेंट एरा ऑल्सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिजुवनेट पाली, और आज के समय में भी पाली लैंग्वेज को जिंदा करने की फिर से कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, अब कितने बच्चे थे जिनका ये सही हो गया। ठीक है, अब देखो, हम फिर से वही वाली तरकीब अपनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो हमने सीक्वेंस तैयार किया है ना, इसको हम नोट कर लेंगे। कहां पे लिखें, चलो
कहीं पे भी लिख लेते हैं फिलहाल में। ये हमने जो डिस्क्रिप्शन तैयार किया ना, हम इसे नोट कर लेते हैं। हमारे हिसाब से ये सीक्वेंस बना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है डी, सेकंड है ए, थर्ड है एफ, फोर्थ है सी, फिफ्थ है ई, और सिक्स है बी। ठीक है, ये सीक्वेंस बन गया। अब इसमें से हटा लेते हैं, देखो इसी वजह से खराब हो जाता है ये। ठीक है, तो ये हमने हटा लिया अपना। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शंस को टिक मारना है, क्योंकि इतनी ही मेहनत करनी होती है। एक बार सीक्वेंस पता कर लो उसका, तो कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस हमारे हिसाब से डी है, ये आंसर, टिक मार दिया। ठीक है, उसके बाद में विच द सेकंड, सेकंड हमारे हिसाब से ए कहां दे रखा है, ये दे रखा है, ये टिक मार दिया। मतलब फिर बदल गया, देखो कहीं सेकंड दे रखा तो ए है, ए टिक मार दिया। फिर पूछा फोर्थ, फोर्थ हमारा था सी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमने उसे टिक मार दिया। फिर पूछा फिफ्थ, फिफ्थ ऑप्शन है हमारा ई, तो ई ऑप्शन को हमने टिक मार दिया। ठीक है, फिर पूछा लास्ट सिक्स्थ, सिक्स्थ हमारा है बी, बी तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो हमारा लास्ट में है बी। इन्होंने ई दो दे दी, असल में ये कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई भाई। ठीक है ना, ई दो बार आ गए। ठीक है, हाँ ई दो बार आ गए, तो ये कुछ गलत हो गया, इनमें से ये वाला बी रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये टिक मार देंगे। ठीक है, अपनी स्लाइड चेंज सही कर लेंगे बाद में, तो आंसर वही है। तो इस तरीके से दो चार बार करोगे ना, ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, इनकी मदद लिया करो, इनसे हमें सीक्वेंस पता चल जाता है। ठीक है, रॉन्ग हो गया, चलो कोई नहीं, हो जाने दो बच्चे। बीच में आ गया ई, बाकी सही थे। हाँ, सिद्धार्थ कुमार साहू कह रहे हैं क्या होगा, डी ए एफ ई बी सी। अगर तुम्हें लगता है सिद्धार्थ वो तुम्हारा सही है और तुम उसको प्रूव कर सकते हो, लॉजिक है तुम्हारे पास, तो उसी को सही मानना। ठीक है बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम मान रहे हो वो सही है, तो उसी को सही मानना, क्योंकि फिर इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें अपना सही लग रहा है, मुझे अपना तरीका सही लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, मेरे पास लॉजिक भी है। ठीक है, तो मैं इसलिए उसे कह रहा हूँ। मान लो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन तुम्हें सही लगे तो तुम अपना सही मान लेना। ठीक है, मेरा तो कुछ भी सही नहीं हुआ सर, मेरा क्या होगा। तू फोकस कर, समझा। सेवंथ एट्थ की इंग्लिश की बुक्स ला, खाली टाइम में इंग्लिश की किताबें पढ़ा करो जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास वगैरह में तुमने सीखे होंगे, कंजंक्शन के, एडवर्ब्स के, प्रीपोजिशंस के, इन पे फोकस करो। ठीक है, अब आ जाओ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। Liberalization has removed all the legal dash and dash floodgates to multinational companies. आंसर बताओ एक बार। सही हुआ पूरा, बहुत अच्छा बच्चे, बढ़िया। कमेंट करो आंसर्स अपने तुम लोग। क्या आ जाता है स्क्रीन पे बार बार। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हमने लिखा ना फ्लड गेट्स, फ्लड गेट्स का मतलब वो गेट जहां से चीजें अंदर आती हैं, फ्लड लाइक, बहुत तेजी से। ठीक है, अगर हम फ्लड गेट्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अलावा और कुछ आना नहीं है। ओपनड के अलावा, ओपनड वर्ब जो है वो फ्लड गेट्स का तो वही यूज हो पाएगी। ठीक है, कि उनको बच्चे सबके कमेंट दिख रहे हैं, प्रिंस राज तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, बच्चे परेशान नहीं हो। तो अब इसका मतलब इसमें आ जाएगा ओपन। ठीक है, अच्छा, एक दो बच्चे उन्होंने सी ऑप्शन टिक किया है। सी का मतलब है गार्डेड, गार्डेड का मतलब सुरक्षा करना। ठीक है, अब एक चीज सोचो, अगर हम गार्डेड यहाँ पे लिख देंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो है वो फ्लड गेट्स की सुरक्षा कर रहा है, मतलब वहां पे फ्लड रुका हुआ है जिसको वो गार्ड कर रहा है कि फ्लड आगे पीछे कहीं ना जाए। ऐसा नहीं बच्चे, फ्लड गेट्स का मतलब वो गेट्स होते हैं जिनको ओपन कर देने से चीजें अंदर आने लग जाती हैं। ठीक है, तो अगर वो फ्लड गेट्स लिख रखा है ना, तो ओपन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आने नहीं है। तो इसमें तो सर्टेन है कि ओपन ही आएगा। अच्छा, जब इतना श्योर हो कि इसमें ओपन आएगा, तब तो अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही में ऑप्शन दे रखा, वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, नहीं तो अगर हम उसके फर्स्ट जो ऑप्शन है उसकी मदद लें, बैरियर्स लिखा है, तो फर्स्ट में बैरियर्स आ जाएगा। लिबरलाइजेशन हैज रिमूव्ड, रिमूव कर दिया, लिबरलाइजेशन है उसने रिमूव कर दिया। किन चीजों को रिमूव कर दिया? ठीक है, जो बैरियर्स थे, बैरियर का मतलब रुकावट होती है जो बीच में। ठीक है, तो उन बैरियर्स को रिमूव कर दिया, और बैरियर्स को रिमूव कर देने से क्या हुआ, वो जो फ्लड गेट्स थे जिनसे हमारे पास चीजें आनी थी, मल्टीनेशनल कंपनियां आई, उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया,
ठीक है, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट लेकर आई, तो उनके लिए उन्होंने गेट खोल दिए। तो ये आंसर हो गया। अब थोड़े समय के लिए अगर हम गार्डेड लिख भी दें तो ऑब्स्टेकल्स के साथ में गार्डेड कैसे लिख पाओगे? अगर उन्होंने ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर दिए तो इसका मतलब फ्लड गेट्स तो ओपन हो गए ना फिर, अगर किसी चीज को रिमूव कर दोगे। टी शर्ट के लिए थैंक्स, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द डैश ऑन सम ऑफ द टाउन्स हैज क्रिएटेड डैश अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अरे यार, एक को देखो, आशीष कह रहा है कि मेरा कमेंट 8 क्लास में से एक बार भी नहीं रिप्लाई कर रहे हो। लिख कर दिया तेरा कमेंट, रिप्लाई मिल गया चैन। आंसर बताओ इसका क्वेश्चन का, कमेंट रिप्लाई नहीं कर रहे। अब देखो, अटैक अगर हम लिख दें द अटैक ऑन सम ऑफ द टाउन्स हैज क्रिएटेड, तो एम्बिशन आएगा नहीं बाद वाले में, क्योंकि अगर हम अटैक कर देंगे तो बाकी लोगों पे भी उसका फर्क पड़ेगा और वो घबराएंगे, उनके एम्बिशंस तैयार नहीं हो जाएंगे, और एम्बिशन के साथ में क्रिएट वर्ब भी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ठीक है। द रेड ऑन सम ऑफ द टाउन्स हैज क्रिएटेड अवेयरनेस, ठीक है, अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। टाउन पे रेड की नहीं जाती, रेड की जाती है किसी पर्सन पे, किसी कंपनी पे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, बम्बार्डमेंट का मतलब बमबारी, ठीक है। द बम्बार्डमेंट ऑन सम ऑफ द टाउन्स हैज क्रिएटेड, व्हाट हैज इट क्रिएटेड? पैनिक, पैनिक का मतलब डर, घबराहट, अफरा तफरी। तो ये लॉजिकल है कि एक शहर पे बम्बार्डमेंट हुआ तो बाकी जो इलाके थे उनमें भी डर बैठ गया, ठीक है। फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। स्पेल, स्पेल का मतलब जादू कर देना, टाउन के ऊपर जादू कर दिया तो बाकी लोग सेटिस्फाई हो गए, ये बेतुकी बात है। सावर का मतलब तो वैसे ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। उन पे सावर हुई, एक टाउन पे मतलब कुछ टाउन्स पे बारिश हुई तो बाकी टाउन थे वो गीले हो गए, डैम्प हो गए, ये ऐसे कैसे? जब इन पे बारिश हुई तो वो डैम्प नहीं हो जाएंगे ना, तो ये भी लॉजिकली हो गया, तो आंसर हमारा हो गया सी। तो इन क्वेश्चंस में पता है क्या, लॉजिक से ज्यादा रीडिंग काम आती है। जैसे हम अगर पढ़ने के आदी है ना, तो हम जान जाते हैं कि कौन सा मीनिंग लॉजिकल होगा। अच्छा, यहाँ पे रूल्स वगैरह काम करते नहीं है। जब हम पढ़ते हैं ना रेगुलर, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपने आप होते हैं, इनमें लॉजिक कम होता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। पढ़ने की हैबिट जो होती है वो ज्यादा मदद करती है इनमें। अगला देखो। डैश द पॉपुलर बिलीफ दैट एवरी एस्ट्रोलॉजर नर्चर्स ब्लाइंड फेथ इन फेट, ठीक है। आर एस्ट्रोलॉजर बिलीव्स इन डैश, हमारा जो ज्योतिषी है वो बिलीव करता है किसमें, ये हमें बताना है, ठीक है। और उसके बाद में ब्लैंक भी फिल करना है। देखो तो एक बार। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो प्रूविंग है ना और पॉइंटिंग है, ये वर्ब के एनजी फॉर्म है जिनको हमने जेरेंड बना के यूज कर रखा है, ठीक है, ये जेरेंड है। अगर इनका यूज करोगे तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आएगी, द पॉपुलर बिलीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। वो का मतलब था झुकना, ठीक है। वो यहाँ पे मीनिंग लॉजिकल हो जाएगा कि हम किसके सामने झुक रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लो बोइंग लिख भी दें तो फिर हमें टू नहीं, इसके सामने बिफोर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ दैट एवरी एस्ट्रोलॉजर नर्चर्स ब्लाइंड फेथ, अगर हम लिख दें, ठीक है, कि पॉपुलर बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर कोई जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो क्या करता है, ब्लाइंड फेथ मतलब फेट में करता है, विश्वास में, मतलब अंधविश्वास रखता है भाग्य में। आर एस्ट्रोलॉजर बिलीव्स इन थॉट्स, हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो थॉट में बिलीव करता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये भी बेकार हो गया। थॉट में क्यों बिलीव करेगा? अब इस पे जाते हैं। कॉन्ट्री टू द पॉपुलर बिलीफ, ठीक है, कॉन्ट्री का मतलब विपरीत, अपोजिट, ठीक है। कि जो एक मतलब पॉपुलर बिलीफ है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भाग्य में विश्वास करते हैं, भाग्यवादी होते हैं, ठीक है। तो इसके ओपोजिट, विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब उसके विपरीत है। क्या विपरीत है? आर एस्ट्रोलॉजर बिलीव्स इन एक्शन, हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक्शन में, कर्म में विश्वास करता है, भाग्य में नहीं, कर्म में विश्वास करता है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रेरी है। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भाग्य में विश्वास करते हैं, वो आपको बताते हैं ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक्शन में बिलीव करता है, कर्म में बिलीव करता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, तो ये हो गया। एक मिनट। हिज डैश हैज इल्डेड हिम द फ्रूट, आंसर बताओ। ठीक है,
हिज डैश हैज yielded हिम द डैश फ्रूट। अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, एफर्ट्स तो ऐसे ही नहीं आना है क्योंकि हिज लिख दिया है, हैज वर्ब लिखी है तो एफर्ट्स तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस रिजल्ट। यील्ड जो वर्ड होता है ना, यील्ड, ये वर्ब होता है, ठीक है। और इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है टू प्रोड्यूस रिजल्ट, जैसे हमने कोई काम किया उससे जो भी हमें रिजल्ट मिला वो यील्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा यील्ड का एक मतलब और भी होता है, टू सबमिट, हार मान लेना, तब हम इसके साथ में प्रिपरेशन टू लिखते हैं, ठीक है। दे yielded टू हिज डिमांड, दे yielded टू हिज डिमांड, दे yielded टू हिज डिमांड का मतलब उन्होंने उसकी डिमांड मान ली, मतलब झुक गए उसकी डिमांड के आगे। बाकी यील्ड का मतलब प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। अभी जो यील्ड है होता है ना, इसका मतलब रिजल्ट देना भी होता है। यील्ड का मतलब यहाँ पे किसी चीज को रिजल्ट देना, प्रोड्यूस रिजल्ट, और इसका मतलब उपज भी होता है। यील्ड वर्ड जो होता है ना, नाउन भी होता है। जब ये यील्ड वर्ड नाउन होता है, ठीक है, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब उपज, द यील्ड ऑफ व्हीट इज बम्पर दिस ईयर, ठीक है, ऐसे। तो ये अपना ध्यान देना। तो अगर हम यील्ड वर्ड यूज कर रहे हैं तो फेट तो आएगा नहीं, फेट डजंट प्रोड्यूस रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब जब हम कुछ करें उसके बाद जो मिला वो रिजल्ट है, मतलब जिसमें कॉज इन्वॉल्व हो। फेट में तो कोई कॉज इन्वॉल्व होता नहीं है, ठीक है, वो तो तुक्का ही होता, तो ये भी गलत हो गया। हिज एक्शन हैज yielded हिम द वाइबल फ्रूट। वाइबल का मतलब होता है फिजिबल, वर्केबल, जो काम करे, ठीक है, जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, तो ये भी आना नहीं है। एक्शन तो आ सकता है लेकिन वो वाइबल बाद में नहीं आ पाएगा। परजुरेंस, परजुरेंस का मतलब लगन, ठीक है, परजुरेंस का मतलब होता है लगन, कंसिस्टेंसी। हिज परजुरेंस हैज yielded हिम द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड का मतलब जो वो चाह रहा होगा, मतलब जैसे हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारा कोई गोल होता है, डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब होता है गोल, जो भी हमारा गोल है। तो उसकी जो लगन थी, उसकी जो कंसिस्टेंसी थी, उसको उससे वो रिजल्ट मिल गया जो वो चाह रहा था, जो मतलब उसका गोल था। डिजायर्ड फ्रूट का मतलब गोल, जो उसने अपना गोल था वो अचीव कर लिया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये जब हम कोई काम करते हैं तो जो भी हम गोल सेट करते हैं वो हमारी डिजायर हो गई, विश हो गई। तो डिजायर्ड फ्रूट का मतलब हो गया विश, जो भी वो चाह रहा था। परजुरेंस का मतलब हो गया लगन, सेंसियरिटी, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल आंसर हो गया और ये आंसर है, ठीक है। डी, बढ़िया, सारे बच्चों का मुझे लगता है आंसर भी डी ही था। हिज डैश कंट्रीब्यूशन टू द सुनामी रिलीफ फंड वाज डैश बाय हिज स्टाफ मेंबर्स। इसका भी आंसर बताओ। हिज डैश कंट्रीब्यूशन टू द सुनामी रिलीफ फंड, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान। अब देखो यहाँ पे, ये जो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना, ये है सैंक्स कंट्रीब्यूशन। हालांकि कंट्रीब्यूशन जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करने हम यहाँ पे एडजेक्टिव लिखेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब जो हम आगे वर्ब लिखेंगे वो कंट्रीब्यूशन के लिए यूज हो रही वर्ब होगी, मतलब जो भी हम यहाँ पे वर्ब लिखेंगे वो वर्ब इस कंट्रीब्यूशन के लिए यूज हो रही होगी, ठीक है, और वो पैसिव वॉइस में होगी। अब कंट्रीब्यूशन जो है उसको नलीफाई, सैंक्शनड, इंप्रूव तो किया नहीं जाएगा। ना तो कंट्रीब्यूशन को इंप्रूव कर सकते हैं, ना ही उसको सैंक्शन कर सकते हैं। सैंक्शन करते हैं लोन को, किसी चीज को, ठीक है, तो ये आना नहीं है। अच्छा, उसके बाद में एडमायर वर्ब, अगर तुम लोगों को पहले से पता हो तो मैं बता देता हूँ। एडमायर वर्ब का जनरली ऑब्जेक्ट पीपल होते हैं। एडमायर का मतलब होता है किसी को लाइक करना, ठीक है, प्रेज करना, एग्जाल्ट करना। अच्छा, अगर हम एडमायर को थोड़े समय के लिए सही मान लें तो फिर ये मीगर नहीं आएगा, क्योंकि मीगर का मतलब होता है कम, बहुत कम, ठीक है। अगर उसके कंट्रीब्यूशन सही नहीं था, कम था, तो फिर उसको एडमायर किया नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया लॉजिकली। स्पॉन्टेनियस कंट्रीब्यूशन के लिए लॉजिकल होगा नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई चीज हम बिना सोचे समझे ऑन द स्पॉट करते हैं, ऑफ हैंड करते हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अच्छा, नलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को जीरो कर देना। जब उसने कंट्रीब्यूशन किया है, जैसा भी किया है, तो आप उसको जीरो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कुछ तो किया ही है। आंसर हो गया ये, जनरस। जनरस का मतलब चैरिटेबल, जब हम कोई चैरिटी का काम करते हैं खुले दिल से, ठीक है, तो वो हो गए जनरस। जनरस का मतलब उदार, दानी। हिज जनरस कंट्रीब्यूशन टू द सुनामी रिलीफ फंड वाज अप्रिशिएटेड बाय स्टाफ मेंबर्स। तो जो भी स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने उसके जनरस कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया, उसके लिए उसकी शाबाशी दी, बढ़ाई की, ठीक है। तो ये आंसर हो गया।
अब ये आ गया क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब ये जो क्लोज टेस्ट है इसको पढ़ो। क्लोज टेस्ट में मैं फिर से बता देता हूँ, कोई ट्रिक नहीं होती है। हम जब ग्रामर के यूजेस पढ़ते हैं, जब हम वोकैब पढ़ते हैं, तो उस समय हमें उन चीजों को याद करने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फिर से समझा देता हूं मैं। ग्रामर सीखी जाती है, वोकैब सीखी जाती है, क्लोज टेस्ट सीखे नहीं जाते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन रूल्स बता दिया करो, ठीक है। डांटना मत, नहीं नहीं डांटूंगा नहीं। हर क्लास में कुछ एरर करेक्शन के एक्सेप्शन रूल्स, एक्सेप्शन तो नहीं खैर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनको ज्यादा डिटेल में, उससे रिलेटेड कुछ भी बन सकता है ना, तो मैं बता दूं साथ में कि अगर ऐसा हो तो मत करना, वैसा हो तो मत करना, क्यों नहीं करना वो भी समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक बार बताता हूँ यहाँ पे, ये जो हमने लिखे ना क्लोज टेस्ट में, फिर से बताता हूँ। क्लोज टेस्ट सीखा नहीं जाता, वो कैब सीखी जाती है, ग्रामर सीखी जाती है। जब तुम ग्रामर पढ़ते हो कहीं पर भी, चाहे कोचिंग में पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, हम तो कोशिश करते हैं बच्चों को थोड़ा समझाने की कोशिश करें, समझाते हुए पढ़ाएं, ठीक है। वो कैब भी समझ के पढ़ा करो। जनरली बच्चों के साथ में होता है कि जब वो ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो रूल्स याद कर लेते हैं, एक्सेप्शन याद कर लेते हैं, ठीक है। वो कैब में वो वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं। अच्छा, समझते ना वो ग्रामर है ना वो कैब समझते हैं। क्लोज टेस्ट बिना समझे होता नहीं है, तो फिर आके यहाँ पे परेशान होते हैं। क्लोज टेस्ट है, अनसीन पैसेज, इनमें वो परेशान होते हैं। टाइम तैयारी में सब लगाते हैं साल 6 महीने, सबका लगना होता है, लेकिन साल 6 महीने अगर हम तमीज से खर्च करें और साल 6 महीने मेहनत करके सीखें और जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उस तरीके से करें तो रिजल्ट आ जाए। अच्छा, उल्टे सीधे तरीके से तैयारी करते हैं तो साल 6 महीने खराब करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में कोई ट्रिक नहीं होती है, आप पैसेज पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ठीक लग रहा है टिक मार दो। जब आपकी पढ़ने की आदत होती है ना, तो कई बार आपके साथ पता है क्या होगा, आप उस ब्लैंक में पहले से जानते रहोगे कि क्या आंसर आ सकता है, मतलब ऑप्शन देने भी नहीं कोई देगा तब भी जान जाओगे, ठीक है। और नहीं ऑप्शन दिखे आए होंगे तब भी जान जाओगे, ठीक है। बस छोटी कोई ट्रिक हो सकती है तो ये हो सकती है, जैसे पहला ब्लैंक है, तुम्हें नहीं इसमें समझ में आ रहा है क्या आएगा, तुम्हें लग रहा है सारे ऑप्शन सही है कोई भी सही नहीं है, तो छोड़ दो उसको, टिक मत करो, अगले पे चले जाओ। आगे जाके पढ़ोगे तो हो सकता है कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाए, कोई ऐसा लिंक मिल जाए जिससे तुम जान जाओ पहले वाले में क्या आएगा, तब उसे फिल कर लो, ठीक है। चलो शुरुआत खैर करते हैं हम लोग। द टेक्नोलॉजी हैज लेड डायरेक्टली टू द दैश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने क्या किया, इट हैज लेड, ले आई है हमें कहा, डायरेक्टली टू द डैश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। हमारे लिविंग के ऐसे स्टैंडर्ड पे। अब स्टैंडर्ड नाउन उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिखना है। विजिबल, विजिबल तो खैर आना नहीं है स्टैंडर्ड के लिए, विजिबल तो एडजेक्टिव आना नहीं है, ठीक है। इम्प्रूव्ड, रिगरस का मतलब था मेहनती, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत पड़े, तो वो भी ना आएगा नहीं स्टैंडर्ड के लिए, रिगरस एडजेक्टिव भी नहीं होगा। अमीकेबल का मतलब होता है जो सबके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। फ्रेंडली, वो भी लॉजिकल हो जाएगा। डिक्लाइनिंग, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है, गिरा नहीं रही है, तो डिक्लाइनिंग भी आएगा नहीं, इंप्रूव्ड आंसर आ गया। सो न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीकें आती है ना, तो इससे क्या होता है, हैज लेड डायरेक्टली टू द इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो हमारे लिविंग का स्टैंडर्ड सुधर गया है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट आ गया, फोन्स आ गए, ठीक है, और दुनिया भर की अच्छी मशीन्स आ गई, तो उनसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है, ठीक है। तो इसमें आ गया इंप्रूव्ड। अब साथ ही साथ में ब्लैंक फिल करने के साथ में समझते भी जाना कि जो हम कह रहे हैं, जो ये सेंटेंस को पढ़ के जो तुम समझोगे ना, अगले सेंटेंस के ऑप्शन टिक करने में वही मदद करेगा, मतलब जो यहां से सीखोगे वही अगले में मदद करेगा। तो नई टेक्नोलॉजी जो है उसने क्या किया, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को डायरेक्टली इंप्रूव कर दिया। येट का मतलब फिर भी क्या है, साइंस टेंड्स टू फॉलो मार्केट। साइंस जो है ना वो मार्केट को फॉलो करता है, मतलब उसने ट्रेंड तो सेट किया है, लेकिन फिर भी जो साइंस है, विज्ञान है, वो मार्केट को कहीं ना कहीं पे फॉलो करता है। मार्केट में जिस तरीके की जरूरतें होती हैं उसी तरीके से साइंस भी काम करता है। तो साइंस जो है, विज्ञान है, वो फॉलो करता है मार्केट फोर्सेस को, एज वेल, और साथ ही साथ में, एज वेल एज का साथ ही साथ में, एक तरफ तो फॉलो करता है और साथ ही साथ में क्या करता है, टू डैश देम, और उनको वो भी करता है। क्या करता है हमें बताना है, ठीक है। इसके लिए देखें ऑप्शन क्या क्या दिए। फेल दम, फेल तो खैर आना नहीं है, मार्केट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और मार्केट का मतलब बिक्री करना होता है। लीड, क्लेम, अवॉइड, ठीक है, इसमें आएगा लीड। लीड का मतलब उनको लीड करना। तो साइंस जो है ना वो दोनों तरीके से काम करता है, मतलब एक साइकिल सा बनता है कि वो मार्केट को फॉलो करता है, मार्केट में किन चीजों की जरूरत है, मार्केट फोर्सेस को, उनको स्टडी करता है, और फिर कुछ ऐसा नया करता है कि उनके आगे भी रहता है, उनको लीड भी करता है, मार्केट के आगे आगे चलता है, मतलब, ठीक है। तो जो साइंस है ना, ये क्या करता है कि मार्केट को फॉलो भी करता है और लीड भी करता है, मार्केट के हिसाब से ही ऐसी चीजें नई नई इनोवेशंस बनाता रहता है कि आगे रहता है, और मार्केट की जरूरत के हिसाब से ही बनाता है, ठीक है। तो साइंस साथ ही साथ में फॉलो भी करता है मार्केट फोर्सेस को और उनको लीड भी करता है, ठीक है। मार्केट को एक रास्ता देता है, एक मतलब एक तरीका देता है कि किस तरफ मार्केट जाएगी, साइंस सेट करता है, ठीक है, इन्वेंशन सेट करते हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, दैट कि द रिच गेट रिचर,
जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं इन अ कंटिन्यूइंग साइकिल ऑफ डैश। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब निरंतर, एक निरंतर चक्र है, किस चीज का चक्र है हमें बताना है। तो उसमें क्या है, गरीब और भी गरीब होते हैं, मतलब अमीर जो है वो और भी अमीर होते जा रहे हैं। अब हमें 18th में ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, ब्लैंक फिल करने के लिए देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वेल्थ, पॉवर्टी, इकोनॉमी, ग्रोथ, इंप्रूवमेंट। आंसर बताओ एक बार, इसका आंसर बताएं एक बार तुम लोग। आंसर्स कमेंट करो एक बार, मैं तुम लोगों के कमेंट देखना चाहता हूँ, इसको लेकर क्या कमेंट दे रहे हो। अगर जो हमारा ये 18th क्वेश्चन है इसको हम ब्लैंक फिल करें तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए। देखो इकोनॉमी तो आएगा नहीं, इकोनॉमी होता है सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमी तो आएगा नहीं, इकोनॉमी होता है सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, साइकिल ऑफ इकोनॉमी नहीं। अब यहाँ पे या तो ग्रोथ या इंप्रूवमेंट। ये पॉवर्टी जब अमीर, अगर अमीर हो रहा है तो ये पॉवर्टी तो है नहीं। ठीक है, इकोनॉमी यहाँ पे लॉजिकल होगा, वेल्थ का कोई साइकिल होता नहीं है। ठीक है, या तो ग्रोथ या इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो अमीर और अमीर हो रहे हैं ना, ये इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट क्या है, जो खराब है वो बेहतर बने। इंप्रूवमेंट का मतलब है बेहतर बनना। जैसे कि कोई आदमी गरीब है और वो अमीर हो गया तो ये इंप्रूव हुई, उसकी मतलब स्टेटस इंप्रूव हुआ। लेकिन जो अमीर है अगर वो और अमीर हो रहा है तो ये ग्रोथ है, ये इंप्रूवमेंट नहीं है। जैसे कोई ट्री होता है ना, तो ट्री ग्रो करता है, ग्रो इसलिए करता है क्योंकि वो ट्री के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, वो रहेगा ट्री लेकिन और फलेगा बढ़ेगा, तो हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ द ट्री। ठीक है, इंप्रूवमेंट नहीं कह सकते। इंप्रूवमेंट का मतलब जो पहले खराब है बाद में अच्छा हो जाए तो वो इंप्रूवमेंट हुआ। तो जो अमीर है पहले से वो और अमीर हो रहा है तो इसका मतलब जो उसकी ग्रोथ है ना वो लगातार बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ लगातार हो रही है, अमीर से अमीर होता जा रहा है तो उसकी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ग्रोथ। अच्छा, साथ ही में क्या, वो वाइल द पुअरेस्ट आर ऑफन लेफ्ट बिहाइंड, और जो बेचारे सबसे गरीब है वो पीछे छूट जाते हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो पीछे छूट गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अ स्पेशल डैश शुड बी मेड बाय द पावर हाउसेज ऑफ वर्ल्ड साइंस टू एड्रेस द अनमेट चैलेंजेस ऑफ द पुअर। ठीक है, और एक शुड बी मेड, करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन लोगों के द्वारा करना चाहिए, पावर हाउसेस ऑफ वर्ल्ड साइंस, जो वर्ल्ड साइंस को लीड करने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, जो पावर हाउस हैं साइंस के, उनको करना चाहिए। किस लिए क्या करना चाहिए वो हमें बताना है, किस लिए करना चाहिए, टू एड्रेस द अनमेट चैलेंजेस ऑफ द पुअर, जो गरीबों के मतलब चैलेंजेस हैं जिनको आज तक लोगों ने टच नहीं किया, उनको ठीक करने के लिए, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गरीबों के कुछ करना चाहिए। ठीक है, अब ब्लैंक फिल करना है, अ स्पेशल डैश शुड बी मेड। ठीक है, एफर्ट, केयर, अकेजन, प्रैक्टिस, सैंक्शन। सैंक्शन और अकेजन तो मीनिंग बेतुके हैं, वो आएंगे नहीं। ठीक है, अकेजन को ना मेक किया जाएगा ना सैंक्शन को मेक किया जाएगा, सैंक्शन खुद ही वर्ब होती है। ठीक है, प्रैक्टिस को भी मेक नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिस भी वर्ब होती है, डू प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के आदमी वर्ब डू यूज होती है। ठीक है, अच्छा, केयर आ सकता था लेकिन तब वहां पे टेकन लिखना पड़ता, अ स्पेशल केयर शुड बी टेकन। ठीक है, केयर जो नाउन है वो टेक वर्ब के साथ यूज होगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, एफर्ट आ जाएगा, स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड। तो जो एफर्ट नाउन है ना वो मेक के साथ यूज होगा, तो इसमें आंसर आएगा मेक, अ स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड, और एक खास प्रयास करना चाहिए पावर हाउसेस को। ठीक है, चलो, कि वो जो गरीबों के अनमेट चैलेंजेस हैं जिनको आज तक लोगों ने टच नहीं किया उन्हें वो दूर करें। एंडिंग डैश पॉवर्टी कैन अचीव मैनी ऑफ द प्रेशर्स ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, और एंडिंग का मतलब खत्म करके, क्या खत्म करके वो हमें बताना है, पॉवर्टी को, कौन सा टाइप की पॉवर्टी को खत्म करने से ये हमें बताना है। तो गरीबी को खत्म करके वी कैन रिलीव मैनी ऑफ द प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर जो प्रेशर है ना हम उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैसी गरीबी हमें ये बताना है, क्योंकि एक पैसा सुपरफिशियली में पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक यहाँ पे हिंट देता हूँ, ध्यान से देखना। इवन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड्स वी मस्ट नॉट फ्यूल प्रोस्पेरिटी, और अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी एकदम से खत्म भी हो जाए तो भी हमें प्रोस्पेरिटी को एकदम से तेजी से फ्यूल नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देने लग गया। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा ना एक्सट्रीम, इसी से वैसा हमें आइडिया लग जाएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी। ठीक है, जो अति गरीबी है ना उसको अगर हम खत्म कर दें तो जो एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक्सट्रीम। व्हेन इम्पोवरिस्ड हाउस होल्ड्स आर डैश, अब हमें आंसर बताना है कि जब गरीब जो घर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो हो जाते हैं, आर आर होते हैं, क्या होते हैं वो हमें बताना है, अब नॉर्मली, मोर, अनरीजनेबली, लेस, एक्सेसिवली। ठीक है, इनमें से एक चूज करना है। अच्छा, जो भी हम ब्लैंक चूज करेंगे उसके बाद फिर तुरंत एक ब्लैंक यूज करना है। ठीक है, तो अगर तुरंत ही यूज करना है तो हम उसका भी ऑप्शन देख ही लेते हैं कि उसमें क्या दे रखा है। 22 में, 22 में दे रखा है एफिशिएंट, केयरफुल, प्रोडक्टिव, डिपेंडेंट, मेटिकुलस।
मेटिकुलस केयरफुल हो गया, डिपेंडेंट का मतलब निर्भर हो गया, एफिशिएंट का मतलब सक्षम हो गया। ठीक है, तो जो इम्पोवरिस्ड हाउस होल्ड्स हैं वो एफिशिएंट तो हो नहीं सकते, प्रोडक्टिव भी हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही गरीब हैं, दिनहीन है। ठीक है, तो ये वर्ड्स तो उनके लिए आने नहीं है। मेटिकुलस भी आने की नहीं, मेहनती। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन देयर फार्म्स। ऑन प्रीपोजिशन जो है ना वो डिपेंडेंट के साथ यूज होती है। ठीक है, केयरफुल के साथ अबाउट आएगा। तो ये जो हमने प्रीपोजिशन लिखी है ना, इससे हमें हिंट मिल गया कि यहाँ पे डिपेंडेंट ही आएगा। ठीक, तो इसमें तो आंसर आ जाना डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन देयर फार्म्स। जब वो अपने फार्म से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे फेस लेस प्रेशर टू कट डाउन नेबरिंग फॉरेस्ट। तो अगर वो अपने फार्म पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, उसी से काम अपना चलाएंगे, उसी से खेती बाड़ी करेंगे, जो भी कम उनको उपज मिलेगी उसी से खुश रहेंगे, तो होगा क्या, दे फेस लेस प्रेशर। तो उनके ऊपर प्रेशर कम होता है, किस चीज का, टू कट डाउन नेबरिंग फॉरेस्ट इन डैश ऑफ न्यू फार्मलैंड। ठीक है, ऑप्शन देने, इन व्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेस ऑफ सर्च ऑफ, सर्च ऑफ। तो अगर वो अपने फार्म हाउस पे ही खुश रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उनके आसपास के जो फॉरेस्ट है ना उनको काटेंगे नहीं, नए फार्म लैंड ढूंढने के लिए वो कोशिश नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो छोटा सा पीस ऑफ लैंड है ना, फार्म है, उनके खेत हैं, वो उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कम कोशिश करेंगे। अब हमें इसमें ब्लैंक फिल करना है, तो इसमें आ जाएगा मोर। ठीक है, आर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर फार्म्स। जब ऐसे लोग अपने खेतों पे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर होता क्या है, दे फेस लेस प्रेशर। तो फिर उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी अपने खेतों के ऊपर ही है, तो वो अपने आसपास के जो नेबरिंग फॉरेस्ट है उनको काटेंगे नहीं और नए खेत तैयार नहीं करेंगे। स्टिल, फिर भी, इवन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड्स, अगर मान लो एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो भी जाए, ठीक है, वी मस्ट नॉट फ्यूल प्रोस्पेरिटी। तो हमें ऐसा नहीं कि प्रोस्पेरिटी को एकदम से बहुत तेज आगे बढ़ाना है। ठीक है, विद अ लैक ऑफ डैश, बिना किसी सोच के, किस चीज की सोच के, फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, 24th। अब देखो, ये जो फॉर प्रिपोजिशन लिखी है ना, ये कंसर्न के साथ यूज होती है। कंसर्न का मतलब तो चिंता, विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बिना किसी चिंता के, क्योंकि जब आप प्रोस्पेरिटी बढ़ाओगे ना तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, इंडस्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री सेट करोगे तो उससे पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमें उनकी भी चिंता करनी है। ऐसा नहीं कि प्रोस्पेरिटी के चक्कर में हमने क्या किया, कोई ध्यान ही नहीं दिया, चिंता ही नहीं की इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की, फिर पॉल्यूशन हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कंसर्न फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। हमें प्रोस्पेरिटी को एकदम से फ्यूल नहीं करना है, बिना किसी सोच के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में भी सोचना है, उसकी भी चिंता करनी है। एंड द डैश बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, डैश बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डैश बर्निंग का मतलब समझना, पीरियोडिकल, लिमिटेड, अकेजनल, रिपीटेड। ठीक है, रिपीट का मतलब बार बार। ठीक है, तो बर्निंग जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी दिक्कत नहीं करती, रिपीटेड, अकेजनल, पीरियोडिकल, लिमिटेड, इनका लगभग मीनिंग सेम है। ठीक है, लिमिटेड का छड़ा हटा दो, पीरियडिकल, ऑकेजनल और रिपीटेड का मीनिंग सेम है। तो जो बर्निंग है ना वो परेशानी का कारण नहीं है, मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल है उनको हम जलाते हैं तो उनसे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमें इशू ये नहीं कि उनका जलाना इशू नहीं है, एक बार जलाओ 10 बार जलाओ, बर्निंग फ्यूल करो। ठीक है, दिक्कत ये है कि अनचेक्ड ना हो, ऐसा ना हो अनकंट्रोलेबल ना हो कि अंधाधुंध चीजों को यूज किया जा रहा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा अनचेक्ड। अनचेक्ड का मतलब जिसपे कोई कंट्रोल ना हो। तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है ना वो अनचेक्ड नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि अंधाधुंध प्रोस्पेरिटी के चक्कर में हमने खूब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया और सब पॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो इसमें अनचेक्ड आ गया, चलिए खत्म हो गया। अब ये एक छोटा सा और है, इसको एक बार तुम लोग थोड़ा सा 5 मिनट में दे रहा हूं, अपने आप एफर्ट करके देख लो। ठीक है, मैं बोल बोल के थोड़ा सा थक गया हूं, तो मैं 5 मिनट तुम लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट इसको अपने आप सॉल्व कर लो, इसके ऑप्शंस जो भी होंगे फिर पढ़ लो, मतलब सॉल्व तो खैर तुम्हें ऑप्शन तो दिखेंगे नहीं अगर तुम्हारे पास पहले से पीडीएफ नहीं होगा तो इसको एक बार पढ़ लो, पैसेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर डिस्कस करते हैं। मैं बोल बोल के थक गया लगातार। और पढ़ने की आदत डालो, लिमिटेड नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि अगर हम लिमिटेड बर्निंग जो है ना तो उससे तो पॉल्यूशन हो गई नहीं, तो हम उसकी चिंता क्यों करें। चिंता हमें उस बर्निंग की करनी है जो अनकंट्रोलेबल है। अनचेक का मतलब होता है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेस इसलिए नहीं होगा बच्चे क्योंकि जब वो लेस डिपेंडेंट होंगे, कम डिपेंडेंट होंगे अपने खेतों पे, तब तो फिर वो बाहर सर्च में निकलेंगे, फिर अपने आसपास के खेत खलियान बनाएंगे, नए जंगल काट के खेत खलियान तैयार करेंगे। वो तब ऐसा काम नहीं करेंगे जब वो डिपेंडेंट कुछ ज्यादा ही होंगे अपने खेतों पे, इसलिए। सर मैसेज नहीं दिख रहे हैं क्या आपको, कुलदीप दिख रहा है बच्चे,
2123 जो पूछ रहे हैं ना भाई, कमेंट लिख दो सामने कि क्या तुम्हारा ऑप्शन था जो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए था, मैं समझा दूंगा। अब स्लाइड को पीछे पलटने में बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा था, तुम अपना वो पूछ लो। 23 में लस्ट पॉसिबल, लस्ट पॉसिबल क्या था बेटा? बी नहीं बेटा, ऑप्शन लिखो। अब बी तो देखो स्लाइड तो चेंज करने से रहे, बी में क्या ऐसा तुम्हें लग रहा था, जो तुम्हारा आंसर तुम्हें क्या लग रहा था वो तुम बता दो। बिल्कुल बच्चे, कमेंट आ रहा है, निखिल कुमार गौड़ तुम्हारा कमेंट दिख रहा है। अब देखो अभिनव यादव ने क्या किया, सारे ऑप्शन इसके पास पहले से अपना पीडीएफ है, बढ़िया से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, अब जो समझाएंगे वो एक बार में समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक साइकिल नहीं होता भाई, इकोनॉमिक स्टेट होती है। इकोनॉमिक जो होती है ना, इकोनॉमिक जो एडजेक्टिव होता है वो स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। साइकिल का मतलब होता है चक्र जो बार बार घूमेगा। तो घूमने से क्या होगा, या तो बढ़त होगी या कमी होगी, या तो ग्रोथ होगी या डिक्लाइन होगा। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल कोई पढ़ा है कभी तक? सबके आंसर दिखते हैं बच्चे। कुलदीप पाल पूछ रहे हैं, मेरा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बच्चे, सबका दिख रहा है। करवा देंगे बच्चे, व्यूज वगैरह करवा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। हमने लिखा स्पीच इज अ मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीच का मतलब जो हम बातचीत करते हैं वो, ठीक है। स्पीच जो है ना वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मोड है। मतलब वैसे तो और भी तरीके हैं, मैसेज है, ईमेल है, ठीक है, कम्युनिकेशन लेटर है, टीवी है, लेकिन जो स्पीच है, वार्तालाप, वो सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका जो कम्युनिकेशन का, वो स्पीच है। ठीक है। कन्वर्सिंग विद पीपल, लोगों के साथ बातचीत करना जो है ना, इज एन एवरीडे डैश। वो एवरीडे देखो सिंगल वर्ड है, एडजेक्टिव होता है एवरीडे, ठीक है। इज एन एवरीडे डैश, वो रोजमर्रा का है, क्या है हमें बताना है, ठीक है। थिंग, थिंग तो खैर हम कन्वर्सिंग को कहेंगे नहीं। अकरेंस, अकरेंस का मतलब होने वाली घटना, इवेंट। अकरेंस का मतलब इवेंट होता है। प्रोसीजर का मतलब होता है तरीका, सलीका। प्रोसीजर वर्ड का मतलब होता है मेथड, ठीक है। अकरेंस का मतलब होता है इवेंट, घटना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अकरेंस। जो कन्वर्सिंग, लोगों के साथ बातचीत करने का काम है ना, ये एवरीडे अकरेंस है। एवरीडे अकरेंस का मतलब रोज होने वाली घटना है, रोज हम किसी न किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर का मतलब बच्चे सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बातचीत है ना, वो रोज होने वाली घटना है। हम दुकानदार के साथ बात करते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर के साथ बात करते हैं, क्लाइंट के साथ बात करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, तो मतलब एक ऐसी घटना है जो बार बार होती है, ठीक है। अकरेंस का मतलब इवेंट, घटना। विदाउट कन्वर्सेशन, बिना बातचीत के, कम्युनिकेशन वुड बी डैश, ठीक है। अगर हम बातचीत ना करें, ना करें, तो फिर कम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमें बताना है। ट्रेमेंडस, शानदार ना। अगर बातचीत नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन कैसे भी नहीं हो पाएगा, इजी भी नहीं हो पाएगा, डिलाइटफुल कुछ भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है। थिंग इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म बेटा। थिंग होती है कोई ऐसी चीज जिसकी अपनी फिजिकल फॉर्म हो, जैसे पेन है, कार है, ट्री है, हाउस है। तो थिंग का मतलब कंक्रीट होता है, थिंग का मतलब होता है कंक्रीट जिसकी अपनी एक फिजिकल फॉर्म हो। कन्वर्सेशन एक एक्टिविटी है, ये कोई थिंग नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से चीजें थोड़ी देर पढ़ने की आदत डालो, देखो ऐसा काम चलेगा नहीं, ठीक है। मैं ठीक है एक दो बातें तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिर पेपर में कुछ नई चीजें मिलेंगी तो कैसे करोगे, ठीक है। तो थिंग का मतलब होता है समथिंग कंक्रीट, कुछ ऐसा जो कंक्रीट है। कन्वर्सेशन एक एक्टिविटी है, ये कोई फिजिकल थिंग थोड़ी है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म थोड़ी है। थिंग आंसर दिया हुआ था तो गलत रहा होगा, उसको अपना सही कर लेना है, ठीक है बच्चे, हाँ। असल में देखो ये क्या होता है ना, ये कुछ क्वेश्चन जैसे दुरानी से तैयार करते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर वगैरह होते हैं उनमें से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनमें आंसर कुछ और रहते हो, लेकिन हमें पता है कि कई बार आंसर्स वहां पे गलत होते हैं, लॉजिकल होते नहीं है। थिंग जो होता है ये वास्तव में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, हाँ। प्रोसीजर इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रोसेस है, जब हम कोई काम करते हैं उस काम को करने का जो मेथड या जो सिस्टम होता है ना, उसको प्रोसीजर कहा जाता है। कन्वर्सेशन हम पेरेंट्स से भी करते हैं, दोस्तों के साथ भी करते हैं, तो वो एक घटना है, इवेंट है, वो कोई सिस्टम नहीं है, उसमें कोई सिस्टम नहीं होता जिसको फॉलो करना जाता। चलो ठीक है, अगले में आ जाओ। तो इसमें आ गया इम्पॉसिबल। विदाउट कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल। बिना कम्युनिकेशन के, मतलब बिना कन्वर्सेशन के, बिना बातचीत के, तो कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। देयरफॉर का मतलब इसीलिए, वन शुड डैश डेवलप वंस कन्वर्सेशनल स्किल। कोई भी पर्सन है उसको स्किल करना चाहिए, अपने कन्वर्सेशनल स्किल को डेवलप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए अब हमें बताना है, कंसाइसली, कलेक्टिवली, कंसेंससली और करस्पॉन्डिंगली।
सुमित मुगलचा, मेरा नाम बोलिए। बोल दिया, खुश। अब देखो, अगर हम कलेक्टिवली कहते हैं, कलेक्टिवली का मतलब सबका सब एक साथ। कभी भी कोई स्किल कलेक्टिवली डेवलप नहीं होता, स्किल डेवलप होता है बाई ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो कलेक्टिवली ऑप्शन आना नहीं है। करस्पॉन्डिंगली का मतलब बातचीत करके एक दूसरे से, करस्पॉन्डेंस होता है ना, तो ये भी आना नहीं है। कोई भी पर्सन है उसको अपना स्किल डेवलप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कंसाइसली। कंसाइसली का मतलब, इसका मतलब होता है, आ, देखो कॉन्शियस वर्ड होता है ना, कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर। कॉन्शियस का मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम उन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो जो कॉन्शियसली एडवर्ब होता है ना, एक मिनट, कॉन्शियसली एडवर्ब होता है ना, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट वी नो एवरीथिंग, कि हम हर एक चीज को होश में कर रहे हैं और अवेयर होके कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने कहीं से उल्टा सीधा कुछ भी सीख लिया लेकिन हमें उसका एक्चुअल में पता नहीं है, इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब हो गया, आ, ये नाम बुलवाने वाले छोड़ेंगे नहीं, ये इन्हें, हाँ, ये मुखर्जी नगर आए तो ये सुधर जाएं, ठीक है। तो कॉन्शियसली का मतलब हो गया इस तरीके से काम को करना कि उसके बारे में हमें हर एक चीज जानकारी हो और हम होश में होकर काम को करें और हमारा उस पर अपना कंट्रोल भी हो, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कॉन्शियसली क्यों नहीं आएगा, ये डी वाला क्यों नहीं आएगा, ठीक है। वैसे तो तुम्हें डिक्शनरी यूज करनी चाहिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ कॉन्शियसली क्यों नहीं आएगा। कॉन्शियस का मतलब होता है वाइज, वाइज, ठीक है, वाइज। और कंसेसली का मतलब होता है वाइजली। लेकिन जो पर्सन अपने स्किल डेवलप कर रहा है वो वाइज नहीं है, वो वाइज बनने की प्रोसेस में है। मतलब अगर हम कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब वी आर नॉट वाइज, ठीक है। जब हमारे स्किल डेवलप हो जाएंगे तब विजडम हम अटेन कर पाएंगे। जब तक हम सीखने की प्रोसेस में, तब तक हम वाइज नहीं है, तब तक हम लर्नर हैं। तो जो कंसेसियस वर्ड होता है ना, इसका मतलब तो वाइज, करेक्ट। जो लोग किसी काम को करेक्ट करते हैं और विजडम के साथ करते हैं वो होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन कंसेसियस होगा तो उसको स्किल डेवलप करने की फिर जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें स्किल वो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं आएगा। अगले में आ जाओ। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्जेशन। अलग अलग तरीके के वार्तालाप होते हैं। समटाइम्स वन ट्राइज टू डैश अनदर इन कन्वर्जेशन जस्ट टू गेट डैश। इन सच कन्वर्जेशन मीनिंग डैश मैटर, ठीक है। अब हमने कहा कि वार्तालाप अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ में बात कर रहा है, ठीक है। एक अकाउंट होल्डर है वो बैंक मैनेजर के साथ में बात कर रहा है, ठीक है। नेता है अपने फॉलोअर्स के साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बच्चा है अपने पिताजी से बात कर रहा है, पिताजी है अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। तो कन्वर्सेशन बहुत बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। समटाइम्स, कई बार क्या होता है, वन ट्राइज टू डैश अनदर इन कन्वर्सेशन, ठीक है। अब देखो, कीप, इम्प्रेस, होल्ड, एंगेज, ठीक है। तो जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो वो पर्सन हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकंड पार्टी जिससे हम बात कर रहे हैं, हम उसको कहीं पर रख नहीं रहे। कीप का मतलब वो पहले से वहीं पर है और हम उसको वहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। कीप का मतलब ये होता है, ठीक है। कि अच्छा, दूसरी कीप के साथ में प्रिपरेशन ऑन यूज होती है, वो इन यूज होगा नहीं, ठीक है। तो एंगेज जो वर्ड है ना, इसके साथ में प्रिपरेशन इन यूज होती है। तो एक तो इन प्रिपरेशन लिखी, उससे आइडिया लग गया कि एंगेज आएगा। नहीं तो एंगेज का मतलब होता है किसी को इन्वॉल्व कर लेना। जब हम बातचीत करते हैं ना तो सेकंड पर्सन हमारे साथ इन्वॉल्व हो ही जाता है जब हम उससे बात करते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसमें आ गया एंगेज। समवन ट्राइज टू, समटाइम्स वन ट्राइज टू एंगेज अनदर, ठीक है। कई बार हम दूसरे को केवल एंगेज करने के लिए, ठीक है, मतलब कोशिश करते हैं। समटाइम्स वन ट्राइज टू एंगेज अनदर इन कन्वर्सेशन, ठीक है। क्यों एंगेज करने के लिए? जस्ट टू गेट डैश, ठीक है, जस्ट टू गेट डैश। केवल, जस्ट का मतलब मात्र, और कोई उसका सीरियस पर्पस नहीं होता। उसका पर्पस केवल ये होता है, टू गेट डैश। अब हमें बताना है, टू गेट इन्फॉर्म्ड, टू अक्वेंटेड, बोर्ड, ऑक्युपाइड। अब देखो, बोर होने के लिए तो कोई किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करेगा नहीं बातचीत में, ठीक है। तो ये तो मीनिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा, अगर इन्फॉर्म्ड अक्वेंटेड लिख दोगे तो जस्ट नहीं लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम जस्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब और कोई पर्पस नहीं होता बातचीत करने का, बस यही पर्पस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो पर्पस कोई सीरियस नहीं होगा, क्योंकि अगर सीरियस होता तो जस्ट नहीं आता। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का मतलब बिजी करना। तो हम कई बार किसी दूसरे को केवल बिजी करने के लिए, ऑक्युपाई करने के लिए खुद को दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं। किसी दूसरे को हमने एंगेज कर लिया बातचीत में इसलिए क्योंकि हम खुद बिजी होना चाहते हैं। हम खाली बैठे हैं, मन नहीं कर रहा, तो हम चाहते हैं कुछ काम ही किया जाए, तो हमने दूसरे को ऑक्युपाई करने के लिए, ऑक्युपाई का मतलब अपने को बिजी करने के लिए दूसरे को एंगेज कर लिया, ठीक है। अब वो देखो, एक कह रहा है कि अब बद बोल दो। तू सामने आ, फिर मैं तेरे को बद भी बोल दूंगा, आजा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार दूसरे पर्सन को एंगेज कर लेते हैं अपने साथ में जस्ट टू गेट ऑक्युपाइड, केवल मतलब बिजी होने के पर्पज से, और कोई सीरियस पर्पज उसका होता नहीं है। इन सच कन्वर्सेशन, इस तरीके के जो कन्वर्सेशन होता है जहां पे हम केवल अपने को ऑक्युपाई करने के लिए दूसरे को एंगेज कर लेते हैं, किसी के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं,
इस तरीके के पर्पज में मीनिंग डैश मैटर। ठीक है, अब देखो मैटर वर्ब है, ठीक, और हमें पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है नेगेटिव मीनिंग के लिए। ठीक है, हाँ, बोर्ड नहीं आएगा बच्चे, बोर होने के लिए कोई किसी के साथ बातचीत शुरू नहीं करता। ठीक है, बोर होने के लिए बातचीत से आदमी बोर हो सकता है, लेकिन बातचीत शुरू करेगा नहीं कि हमें बोर होना है इसलिए कोई किसी के साथ बातचीत नहीं शुरू करता। ठीक है, तो हम देख रहे हैं वहां पे वर्ब हमने मैटर फर्स्ट फॉर्म में लिख रखी है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू डिड का यूज किया जाता है नेगेटिव मीनिंग के लिए। ठीक है, या इंट्रोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव वो है नहीं, तो इसका मतलब हमें वहां पे नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा। नेगेटिव मीनिंग कन्वे करोगे तो नॉट लिखना पड़ेगा, तो या तो डज नॉट लिखो या डिड नॉट लिखो। ध्यान से देखोगे जो टेंस यूज हो रहा है ना पूरे कॉन्टेक्स्ट में, वो टेंस है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस पूरा यूज हो रहा है, तो अगर प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है तो डज नॉट आंसर आ गया। इस तरीके की कम्युनिकेशन में मीनिंग डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि हमने बातचीत केवल अपने को बिजी करने के लिए शुरू की है, कोई पर्पस तो हमारा था नहीं, तो इसीलिए इस तरीके की बातचीत में ना कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग डजंट मैटर। मतलब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ की बात कर रहे हो, खेत की कर रहे हो, खलिहान की कर रहे हो, बस बात कर रहे हो। मन हुआ तो राजनीति की बात कर ली, मन हुआ तो खेल की बात कर ली, मतलब कोई भी बात करो उसमें मीनिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसमें आगे डज नॉट। तो इस तरीके की कन्वर्सेशन में मीनिंग डजंट मैटर, मीनिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट, अजनबी लोग जब मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दे बिगिन टू टॉक दैट्स द वेदर, वो बातचीत करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऑन, अबाउट, थ्रू, ओवर, टॉक के साथ प्रिपरेशन अबाउट यूज होती है। किस चीज के बारे में बातचीत करते हैं तो वो टॉपिक के लिए अबाउट प्रिपरेशन आ गए, तो दे टॉक अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में बात करेंगे, रेन के, बारिश के बारे में बात करेंगे, गर्मी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिमार्क्स ऑन दिस टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स पे जो लोग बातचीत करते हैं, जो जवाब देते हैं, वो रिचुअल है, मतलब बोलचाल में जैसे हम कहते हैं हाँ अच्छा ही है, गर्मी है, सर्दी है। ठीक है, दे आर रिचुअल, कह सुने मतलब सेट फ्रेजेस होती हैं, वही आंसर में आ जाती हैं, रादर देन डैश कम्युनिकेशन। ठीक है, रादर देन मीनिंगफुल, क्योंकि उसमें कोई मीनिंग होता नहीं, तो वो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल नहीं होता, वो केवल रिचुअल होता है, तुमने पूछा इसलिए उसने आंसर दे दिया, बाकी ना वो कुछ कहना समझाना चाह रहा है, ना ही तुम कुछ कहना समझना चाह रहे हो। ठीक है, गेट ऑक्युपाइड बच्चे चेंज इन स्टेट, श्रुति सेठी, गेट वर्ब का हम यूज तब करते हैं जब हमारी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे मैं पर्सन फ्री बैठा हूं, अब मैं अपने को एंगेज करना चाहता हूं, ऑक्युपाई करना चाहता हूं, तो मेरी स्टेट चेंज हो रही है, तो चेंज इन स्टेट के लिए गेट वर्ब का यूज क्या करो। बी ऑक्युपाइड का मतलब मैं ऑलरेडी ऑक्युपाइड हूं, गेट ऑक्युपाइड का मतलब आई एम गेटिंग ऑक्युपाइड। ठीक है, ये फर्क होता है। लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है, वर्ब में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें आ गया, इस तरीके की जब लोग बातचीत करते हैं और इन पे जो उनके जवाब होते हैं वो केवल रिचुअल्स होते हैं, तुमने कुछ पूछा है तो उन्होंने कुछ आंसर दे दिया, देन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल नहीं होता है। सच रिमार्क्स आर मीन टू डैश अ कन्वर्जेशन, और इस तरीके के रिमार्क्स जो होते हैं इनका मतलब होता है, मीन का मतलब उनका मतलब होना, पर्पस होना, इनका पर्पस होता है क्या, टू डैश अ कन्वर्सेशन। ठीक है, टू बिगिन अ कन्वर्सेशन, और इस तरीके की बातचीत का मतलब ये होता है कि उस पर्सन ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप केवल आंसर देकर उसके साथ में बातचीत को शुरुआत कर रहे हो, बस इसका मतलब यही है कि आप बातचीत में शुरू हो गए, आप उसके साथ में आ गए। ठीक है, इसका मतलब बस ये है। ठीक, उसमें कोई भी मतलब सीरियस कम्युनिकेशन कोई पर्पस नहीं होता, और इसका पर्पस केवल कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना होता है। वंस बिगन, एक बार जब शुरू हो गया, द कन्वर्सेशन कुड बी डैश, और जब एक बार बातचीत शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि उसका पर्पस ही था कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, और जब एक बार स्टार्ट हो गया, वंस बिगन द कन्वर्सेशन कुड बी डैश, फिर जब स्टार्ट हो गया तब तो एक से बात जहां पे जितनी चाहे करनी चाहते हो उतनी करते हुए ले जाओ। ठीक है, कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना। ठीक है, मतलब जैसे हमसे किसी ने कोई काम करने के लिए कहा और हमने उसको काम को कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो वी कैरिड आउट द ऑर्डर्स। ठीक है, कैरी ओवर का मतलब ट्रांसफर कर देना। ठीक, कैरिड अवे का मतलब होता है भी इमोशनल, इमोशनल हो जाना, और कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कंटिन्यू। वंस बिगन, एक बार शुरुआत हो गई, द कन्वर्सेशन कुड बी कैरिड ऑन, तो फिर उस कन्वर्सेशन को आगे जितना चाहे अपना कैरी ऑन कर लो। ठीक, तो ये था हमारा आज का दूसरा पैसेज, ये भी खत्म हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है इन क्वेश्चन से तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी कि ग्रामर को पढ़ना चाहिए विद लॉजिक। ठीक है, क्वेश्चंस को, आंसर्स को और एक्सेप्शंस को याद करने के बजाय उन पे समझने पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस अरेंजमेंट में, सब जगह काम आते हैं। वोकैब भी पढ़नी चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसका हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। जैसे बच्चे पूछते रहते हैं ना कि उसमें इकोनॉमी क्यों नहीं आया, अभी एक कोई बच्ची है, शायद नाम से लगता है बच्ची होगी, ठीक है, वो पूछ रही है कि उसमें बी ऑक्युपाइड क्यों नहीं आया। ठीक है, अब देखो होता पता है क्या, जैसे मैं तो अपनी क्लास में पढ़ा देता हूँ, तुम में से जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते भी होंगे। ठीक, ये चीजें जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें ध्यान नहीं देते। जैसे हमने कहा ही वॉज, एक मिनट,
जैसे हमने लिखा ही वॉज हैप्पी, ठीक है, और हमने लिखा ही गॉट हैप्पी। अब ये दोनों ही लिंकिंग वर्ब हैं, वॉज भी लिंकिंग वर्ब है, गेट भी लिंकिंग वर्ब है। अब बी की फॉर्म जो होती है ना वो स्टेट डिस्क्राइब करती है। ही वॉज हैप्पी का मतलब ये पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो खुश था, हैप्पी था। अच्छा, अगर हम लिखते हैं ही गॉट हैप्पी तो इसका मतलब ये चेंज इन स्टेट है। चेंज इन स्टेट का मतलब जब हम ये बात कह रहे हैं उस समय से पहले वो हैप्पी नहीं रहा होगा, ये उसकी स्टेट चेंज होकर हैप्पी हो गई, तो इसका मतलब वो पहले से पहले किसी दूसरी स्टेट में रहा होगा। तो अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब हम लिंकिंग वर्ब्स पढ़ते हैं या वर्ब पढ़ते हैं ना तो वहां पे ये हमें डिस्कस कर लेने चाहिए, लेकिन कई बार बच्चों के साथ डिस्कस नहीं होते तो इसलिए नहीं जान पाते, या उस समय वो इतना सीरियस होते नहीं, वो केवल क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद कर लें, रूल से एक्सेप्शन याद कर लें, ठीक है, और बस ये रट्टे मार लें, ठीक है। तो इसलिए चीजें उनके साथ खराब हो जाती हैं। सारी बीमारियों की जड़ बस एक ही है, एक बच्चे पढ़ने की आदत नहीं डालते, ये बुक्स नहीं पढ़ते इंग्लिश की, ठीक है, पढ़ेंगे भी तो प्रीवियस ईयर की पढ़ेंगे, कंपटीशन वाली पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज वाली पढ़नी चाहिए, ठीक है। दूसरी वजह क्या होती है कि जब इन्हें वोकैब सीखनी होती है और ग्रामर सीखनी होती है तब ये रूल्स के चक्कर भागते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में भागते हैं, ठीक है, ट्रिक्स के चक्कर में भागते हैं, अब फिर यहाँ पे आके इनको परेशानी होती है। तो खैर वो तो तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम क्या करना चाहते हो वो तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा, मैं केवल बता सकता हूँ कि कमियां ये होती हैं और वहां से हमें दूर करनी चाहिए, ठीक है। अब करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, जो भी पाओगे खोगे वो तुम्हारा अपना पाना खोना होगा, ठीक है। तो खैर मेहनत करो, ठीक है, कोशिश क्या करो, कोई भी चीज पढ़ो, चाहे वोकैब पढ़ो चाहे ग्रामर पढ़ो तो उसको थोड़ा समझने की भी कोशिश क्या करो, जस्ट याद करने की कोशिश मत किया करो, ठीक है। याद करने से फिर इस तरीके की चीजें दिक्कत करती हैं। और अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले शैडो और शेड का डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, और नहीं समझाऊंगा तो क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और आज के लिए सभी को गुड नाइट, अब हम लोग मिलेंगे वेंसडे को, तब तक अपना, और देखो जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है वो थोड़ा सा पीडीएफ ढूंढने की कोशिश करें, नेट पे उनको पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब नेट पे बता रहा हूँ, क्या नाम, अपने क्लास जो ऐप है ना उस पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो दुरानी सर को एक मैसेज डाल देना, वो भेज देंगे, ठीक है। ऐसे के लिए बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, सबको मैं बता दूंगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल बच्चे, ठीक है, बहुत, हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वोकैब को कैसे समझें, देखो वोकैब को समझने का पता है तरीका क्या है, वोकैब को समझने का तरीका दो चीजें ध्यान रखो, एक तो जैसे कोई वर्ड पढ़ते हो ना तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखा करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब वो जानोगे ना तो तुम जान पाओगे कि इसके साथ प्रिपरेशन कौन सी आएगी, ये कौन से कंजंक्शन के साथ यूज होगा, किन के साथ ये गलत हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, जब वर्ड का मीनिंग याद करते हो ना तो केवल मीनिंग मत याद करो, एक दो सेंटेंस या तो बना के देखो और नहीं तो नेट पे ढूंढो या डिक्शनरी में ढूंढो, एक दो सेंटेंसेस में उसका यूज पढ़ के देखो, ठीक है। अब ये काम तुम अलग अलग कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे होगे तो उस समय तुम डिक्शनरी लेके बैठोगे नहीं, उसमें चेक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ सेवंथ एथ की बुक्स पढ़ो, जो सेवंथ एथ की बुक्स होती है ना उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना वो लेसन में लिखे होते हैं, तो जब हम उन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें उनका धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होता है कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। अच्छा, जब हम कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ते नहीं है, हमने केवल एक प्रीवियस ईयर की डाउनलोड कर ली, कोई बुक ले ली, उसमें वर्ड मीनिंग दे रखे, हमने वो रट मारे, ऐसे फायदा नहीं मिलता ना, ठीक है। तो यही होता है बस मीनिंग का मतलब। हाँ, गो टू स्टडी मटेरियल, देन इन मिडिल लेफ्ट एरो, एरो है उसमें जाओ और वहां पे क्लिक करो, गो टू क्लास 8 वहां पे दे रखा है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है वो एक बार असाइनमेंट अपना डाउनलोड कर लें, और बाकी आज के लिए मैं सभी को बाय करता हूँ, अब हम लोग मिलेंगे, क्या नाम आपका, द डे आफ्टर टुमारो, मतलब बुधवार को मिलेंगे। आज के लिए सभी को बाय बाय, राम राम, गुड नाइट, ठीक है। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना